सारे वर्ल्ड की निगाहें इस्लामाबाद टॉक्स पे हैं। वो टॉक्स में खैर क्या हो रहा है, जहां पे किसी को किसी पे विश्वास नहीं, सबको लग रहा है दूसरा व्यक्ति मेरे को खंजर ना मार देगा, मेरे को उड़ा दे तो क्या रिजल्ट निकलेगा वो बात कर लेंगे। और जहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप जो हर चीज खुद ही डिसाइड करते हैं, उस टॉक्स का हिस्सा भी नहीं है, वो भी डिस्कस कर लेंगे कि ईरान एक प्लेन की जगह 3 प्लेन लेके आता है कि हमारा जो मेन लीडरशिप आ रही है ईरान की, वो भैया कोई उड़ा ना दे आसमान में से। तो डिकॉय प्लेन, सोचिए कितना सिक्योरिटी का रिस्क है, डिकॉय प्लेन से आ रहा है। दूसरी तरफ लाने के लिए जेडी वैंस को साथ में F-16 उड़ रहे हैं। उधर डर है कि भाई पता नहीं कौन जेडी वैंस या यूएस के प्लेन को ना हमला हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की तो ओपन वॉर चल रही है अफगानिस्तान से। खैर अफगानिस्तान ना भी हिट कर पाए, ईरान ही कुछ ना कर दे। इतने कंफ्यूजन, इतने लैक ऑफ ट्रस्ट के अंदर क्या ही डील होगी, ये आप खुद सोचिए, खुद दिमाग लगाइए। पर मैं बात करना चाहता हूं भारत की। इस्लामाबाद टॉक्स में बाद में आऊंगा। आपको पता है फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी यूएई में है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि असल गेम तब होती है जब आपका ध्यान किसी और तरफ हो, वर्ल्ड का ध्यान। क्योंकि मेजर प्लेयर्स है, एनर्जी के लिए लड़ाई हुई है पूरी भैया ईरान में, अब से नहीं, कितनी देर से, कितनी रजीम चेंज हुई है जब से ये ऑयल इंपॉर्टेंट बना, जब से वेस्ट एशिया के अंदर ऑयल डिस्कवर हुआ। पिछले 100 साल का इतिहास देख लीजिए। पर भारत ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला जो मीडिया ने कवर ही नहीं किया। क्या आपको मीडिया में कहीं भी सुनाई दिया? और नहीं सुनाई दिया तो नीचे कमेंट कीजिएगा कि सुनाई नहीं दिया। वो ये है कि भारत के सीनियर मिनिस्टर हरदीप पुरी जी 2 दिन के लिए दोहा गए, कतर दौरा कर भी आए 9 और 10 अप्रैल को, और मीडिया में कवर नहीं हुआ। अब कतर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या गेम हो रही है वहां पे, ये समझ लीजिए। अब कतर की इंपॉर्टेंस क्या है, एक पहलू में समझा देता हूं वो कतर की इंपॉर्टेंस क्या है और ये विजिट क्यों इतनी इंपॉर्टेंट थी। इंडिया का लार्जेस्ट एलएनजी सप्लायर है कतर, 45% देता है। मेजर एलपीजी सप्लायर है, 20% देता है। और कतर के अंदर क्या हुआ, कतर की क्या प्रॉब्लम है, रिश्ते क्यों इंप्रूव करने, सिक्योर करने जरूरी है। कतर के पास अब लिमिटेशन हो गई है। लिमिटेशन क्या होगी इस वॉर में, 19 मार्च को ईरानियन मिसाइल ने जहां के कतर में एक्सटेंसिव डैमेज कर दिया, कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी में। उसके बाद अलग अलग रिपोर्ट्स आई हैं कि उनकी कैपेसिटी कितनी डाउन हो गई है, किस तरह वो दे नहीं पा रहे, और कतर ने एक्सपोर्ट्स हॉल्ट कर दिए की मार्केट्स में, इंपॉर्टेंट यूरोपियन मार्केट्स में हॉल्ट कर दिए। कहा जा रहा है 20% कतर की कैपेसिटी 3 से 5 साल के लिए डैमेज हो गई है। तो जो ग्लोबली अनइंटरप्टेड सप्लाई है जो आ रही थी, जो रिश्ते बने हुए हैं और सालों साल लग जाते हैं अपग्रेड करने में, वो एक ईरानियन मिसाइल हमले की वजह से हट गया है। उसके बाद कतर ने, लोग कहते हैं बैकरूम में ईरान से नेगोशिएशन करी, सीज फायर करी, डील काटी, वो सब बातें ईरान और कतर के बीच की हैं। बट भारत को एनर्जी चाहिए। एक रियलिटी है कि इतने डिकेड्स में सिंस इंडिपेंडेंस हम एनर्जी इंडिपेंडेंट, एनर्जी सफिशिएंट नहीं हुए हैं। बहुत काम हो रहा है उस पर, बहुत और करने की जरूरत है। हमारे पास सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम डेवलप किस तरह कर रहे हैं, कितना पैसा डाल रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कितने ऑल्टरनेटिव सोर्सेज को देख रहे हैं, कितना न्यूक्लियर देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। पर आज की रियलिटी हमें चाहिए। अब कतर जिसकी सप्लाई सालों साल के लिए जुड़ी हुई थी, उसकी 20 से 25% कैपेसिटी टू सप्लाई कम हो गया। मतलब क्या होगा, वो फोर्स मेजर क्लॉज लगा रहा है, बहुत देशों को बोल रहा है कि भैया वॉर होगी, मैं नहीं दे पाऊंगा। बट उसके पास डिस्क्रिशन क्या रहेगी, किन देशों को कतर देता है। आपकी प्रोडक्शन कम हुई है, पर फिर भी कुछ रिलेशनशिप्स में आप दे सकते हैं। ये जब माल कम होता है, रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि नॉर्मली तो क्या है कि भैया इतना माल है, इतनी कैपेसिटी है, इतनी डिमांड है, कमर्शियल टर्म्स है। पर जब कमर्शियल की जगह वॉर हो जाए तो रिलेशनशिप में टर्म्स आते हैं। अब हमारे मंत्री वहां पे पहुंचे हुए हैं, बातचीत चल रही है, और ये अभी से नहीं हुई। आपको पता है हिस्टोरिकली अच्छे टाइज रहे हैं, 15 बिलियन का ट्रेड है, डिप्लोमेटिक विजिट है, 8 लाख से ज्यादा इंडियंस वहां पे रहते हैं। और 2025 के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, कतर के अमीर ने भारत का विजिट किया था, और उसके बाद एलिवेट कर दिया गया था रिलेशनशिप को, कह दिया था आज से ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अब ग्लोबल टर्म्स में ये वर्ड्स की एक वैल्यू होता है। जब आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करते हैं तो ये आप अश्योर करते हैं कि ये देश एक नॉर्मल बिजनेस ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है। इसके साथ मुझे बुरे टाइम में रिश्ते रखने हैं, अच्छे टाइम में रिश्ते रखने हैं, पूरे साइकिल के लिए हमारे लिए ये बिजनेस डील नहीं, एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है। और ये 2015 के बाद अमीर की सेकेंड विजिट थी, 25 में ही। अब एकदम से मंत्री जाते हैं वहां पे, क्यों जाते हैं,
क्योंकि अब ये सब रीनेगोशिएट होना है, कहाँ कहाँ से सप्लाई आ रहा है। पर रुकिए, यहाँ पे पॉज कीजिए, यूएई में फॉरेन मिनिस्टर गए हुए हैं, पर यहाँ पे भी पॉज कीजिए। पहले आइए इस्लामाबाद में, भैया हो क्या रहा है। तो इस्लामाबाद में तो ये हालत है कि जेडी वैंस आता है तो 5 पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 हैं, किसके, बेसिकली यूएस के। अब उसमें पाकिस्तानी पायलट था या अमेरिकन पायलट ही था, ये आप गेस कर सकते हैं। तो F-16 स्कॉट करते हैं, इतना थ्रेट। और यूएस एम्बेसी ने इंश्योर करवाया इस्लामाबाद के पूरा इस्लामाबाद शहर ही बंद हो जाए, जीरो मूवमेंट, नथिंग। वो एक किसी को विश्वास नहीं, कौन फट जाए, कौन क्या रिस्क कर दे। डोनाल्ड ट्रंप देखिए, आपको पता है बहुत शातिर आदमी है, वो नहीं आया इस्लामाबाद। जबकि हर चीज का क्रेडिट छीनने वाला व्यक्ति, जिसको इंटरेस्ट है हर चीज मेरे नीचे हो, वो विजिट पे गया ही नहीं। उसने बोला भैया मैं तो अपनी जान को रिस्क ना ले रहा, मैं तो बैठा हूं यहाँ पे, मानेंगे नहीं मानेंगे मैं करूंगा। अच्छा, ईरान का देखो, दोनों तरफ से है डिस्ट्रस्ट। ईरान और भी बहुत बढ़िया खेल रहा है। ईरानियन डेलीगेशन कहा जाता है मल्टीपल प्लेन्स के अंदर आती है, अंडर एक्सटेंसिव सिक्योरिटी शील्ड, जहां पे फाइटर जैक्स, एवॉक, अर्ली वार्निंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सब ऐसे तैयारी करके आई है कि भैया कुछ ना कुछ हो जाए, मर ना जाए, कोई मार ना दे, इतनी प्रिपरेशन। और साथ ही साथ मैसेज का लेके आए। आपको पता है जो स्कूल किड्स की बॉम्बिंग हुई थी, वो स्कूल किड्स की बॉम्बिंग के लिए वो प्लेन में सारे बच्चों की फोटोएं लगा के आए कि ये देखो इन बच्चों की जो सैक्रिफाइस हुई थी, इनको टारगेट किया गया था। वो बेसिकली यूएस को वॉर क्रिमिनल बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने स्कूल को टारगेट किया। अब इंटरनेशनल लॉ तो चलता नहीं है, पर ईरान में तो चलता है। और ईरान नॉन नेगोशिएशन के लिए अभी भी ट्वीट कर रहा है, अलग अलग ट्वीट डाल रहा है, जहां पे वो रोज यूएस को मॉक करता है और अब बोलता है यूएस हमारी प्री कंडीशंस मान चुका है, यूएस हमारी प्री कंडीशंस की वजह से ही हम मीटिंग के लिए आए हैं। अब प्री कंडीशंस क्या है? पहला, लेबनान उसने एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बना दिया। लेबनान बोलता है हमारा अलाय है, तो इजरायली स्ट्राइक्स लेबनान में रोको। यही शहबाज शरीफ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। और उसके बाद इजराइल ने पूरे जंग का मैक्सिमम हमला लेबनान में किया, 250 लोगों की जान गई। तो इजराइल तो बोल रहा है हम लेबनान को मानेंगे नहीं, जबकि ये कह रहा है कि लेबनान के बिना हम डील करेंगे नहीं। दूसरा, कह रहा है मेरे ऊपर जितने सैंक्शंस के हटा दो, ईरान के ऊपर जो इतने सालों से लगे हुए थे, 40 साल से सैंक्शंस हैं, वो हटा दो। आप सोचिए, सैंक्शंस हटते ही ईरान बिकम्स अ रीजनल पावर। और ये बोल रहा है प्री कंडीशन है। तीसरा कहता है जो हमारे एसेट्स हैं, फ्रोजन है, बिलियंस अपॉन बिलियंस जो वर्ल्ड में फ्रोजन है, वो डीफ्रीज करो। और लास्ट बात, जो खुला हुआ था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, सब आ जा रहे थे, वर्ल्ड इकोनॉमी चल रही थी, वो बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे मेरा कब्जा है, ये मानो। अब डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन बारी बोल दिया कि नहीं 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 नहीं, ये प्री कंडीशन सही नहीं है। वो अभी भी लड़ रहा है प्री कंडीशन, वो अभी भी कह रहा है कि बिना इसके मैं मानूंगा नहीं। फिर जब मीटिंग हो रही होती है तब तो हिस्टोरिकली सीज फायर रहता है। यहाँ मीटिंग हो रही है और साथ ही साथ वायलेशन चल रही हैं, साथ ही साथ स्ट्राइक्स हो रही हैं। ईरान बोलता है यूएस इजराइल स्ट्राइक कर रहा है, और वेस्ट एशिया बोलता है, इजराइल बोलता है कि ईरान कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक करी जा रहा है। आगे कह रहा है कि ईरान ने तो नेवल माइंस डाल दिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में, वो और ज्यादा कर रहा है कि मिसाइल ना भी फेंके, माइंस हैं कि आप जा ही नहीं पाओगे। और ईरान कहता है भाई हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, अब वो माइंस पानी में इधर उधर हिल गई हैं और हम सबको लोकेट नहीं कर सकते। देखिए गेम, कौन सा शिप, शिप के पीछे इंश्योरेंस होती है, बिना इंश्योरेंस के कोई शिप नहीं चलती हाई सीज पे, स्पेशली जो तेल लेके जा रही है। कोई भी बड़ी कंपनी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप भी गाड़ी होती है इंश्योरेंस करवा के ही जाते हैं। वो इंश्योरेंस कैसे करे कोई कंपनी जब माइंस है? माइंस के अंदर ईरान ने जब करना हो तो बोल दे अरे ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं थी, माइन ड्रिफ्ट कर गई है, अब क्या कर सकते हैं। फ्रेंडली नेशन को भी रिस्क हो सकता है, एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो ईरान तो अपने पूरे पत्ते उस तरह से तैयार करके आ रहा है। अब यूएस की पोजीशन भी समझ लीजिए, फिर देखिए कि इंडिया यूएई में क्या गेम खेल रहा है, इंडिया कतर में क्या खेल रहा है। यूएस की पोजीशन ये है कि भैया पहले तो न्यूक्लियर इनरिचमेंट ईरान बंद करे, जीरो करे। दूसरी, मिसाइल प्रोग्राम लिमिट करे, क्योंकि ईरान ने इस बारी मिसाइल प्रोग्राम की शक्ति दिखा दी। तीसरा, रीजनल प्रॉक्सीज, बेसिकली लेबनान और ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमास, इनको सपोर्ट ना करे। चौथा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पूरा खुले। कोई पूछे यूएस से भाई पहले ही खुला हुआ था, क्यों भैया आपने रुकवा दिया, बंद करवा दिया पर खुले। और दूसरी बात, यूएस को भूलिए मत, एक जो शैडो चल रही है, क्या यूएस सारा ब्लफ कर रहा है? इतनी यूएस ने अपनी वहां पे सेना भेज दी है कि या यूएस ब्लफ करके ग्राउंड इन्वेजन कर सकता है। यू नेवर नो, चांसेस बहुत कम है यूएस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। बट क्या जीरो है? बिल्कुल भी जीरो नहीं है, कहीं से भी जीरो नहीं है। और उसके अंदर अगर उसने स्पेसिफिक टारगेट्स किए हुए तो फिर क्या होगा? और ये तो हिस्टोरिकली होता है कि टॉक्स की बात करो
और अनस्क्रूपलस उस टॉक्स के अंदर आप टॉक्स तोड़ के हमला कर दो, कैप्चर कर दो, और कौन सवाल पूछने वाला यूएस। उधर देखिए पाकिस्तान कह रहा था लेबनान, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ने इसराइल के ऊपर बोल दिया। इसराइल जो मेन प्लेयर है रीजन का, जिसने जंग लड़नी है, वो कहाँ पे है, उसका क्या रोल है टॉक्स में, क्या उसके बिना टॉक सक्सेसफुल हो सकती है? अब ये सीधा सवाल था ये, विदाउट इसराइल एग्रीइंग कैन एनी एग्रीमेंट कम? आ ही नहीं सकता। इसराइल 2 मिसाइल फेंकेगा, सारे एग्रीमेंट सीज फायर का फायर 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 हो जाएगा। तो इसराइल वहां पे ना होना, इसराइल का मीटिंग में ही ना आना, इसराइल को मीटिंग में ना बुलाना, इसराइल को बोलना कि भैया तुम्हारी जंग है पर तुम उस मीडिएशन का हिस्सा नहीं हो, उसके बहुत देर तक लंबे कॉन्सिक्वेंस होने जा रहे हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, इजरायली लीडर्स के ऑफिस खुल के कह रहे हैं पाकिस्तान न्यूट्रल एम्पायर नहीं है, पाकिस्तान तो हमारी एनाइलेशन की बात कर रहा है। पाकिस्तान ऐसा है कि उसके पासपोर्ट पे लिखा है कि ये वैलिड है हर देश के लिए, पर इसराइल के लिए नहीं। क्या आप इसराइल ना जाओ, कोई पाकिस्तानी इसराइल ना जा पाए, ये वाला पाकिस्तान की माइंडसेट। क्या ऐसा व्यक्ति मीडिएटर हो सकता है? पर वो तो इसराइल को देखना है, और इसराइल जो देखता है वो छोड़ता नहीं है। इसराइल खतरे के ऊपर आंखें बंद करके सोता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बहुत बारी भारत ये करता है। इस सरकार में तो बहुत इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, पर भारत की जो रही है सिस्टम कि हम बहुत बारी, अरे भैया उनकी रिलीजियस सेरेमनी चल रही है, टेररिस्ट कैंप में भी नमाज चल रहा है, तो ये डिसीजंस कैसे लिए जा रहे हैं, एक सवाल है कि हम उस पर अटैक कब करते हैं, नहीं करते। यूएस तो जो स्कूल किड्स नहीं परवाह करता, ईरान भी कोई दूध का धुला नहीं है, कितने टेरर अटैक्स वो भी करता है आप जानते हो, कोई दूध का धुला नहीं है। हम ही एक एक्स्ट्रा मॉरल है, बट इसराइल तो ना रुकेगा, इसराइल तो ना रुकेगा पाकिस्तान पे, और मीडिएशन का हिस्सा नहीं है। पर रुकिए यहाँ पे, अब आते हैं जयशंकर जी यूएई क्यों गए हुए हैं, क्योंकि भैया एक बात अंडरस्टैंड कीजिए, तेल से बाहर निकल के अगर कोई पूरे वेस्ट एशिया में देश बना है तो वो सिर्फ यूएई है, जिसमें आपको पता है दुबई ने तो एक लैंडमार्क हासिल कर ली, आज कुछ डिफिकल्ट टाइम्स हैं, पर बाकी भी जो इमारतीज हैं वो भी इस तरफ जा रहे हैं, वो भी अपने आप को टूरिज्म, होटल, रियल एस्टेट, डाटा सेंटर, टेक्नोलॉजी का हब बनाने पे लगे हुए हैं। और उस सब को बनने के लिए इस रीजन में देयर इज नो ग्रेटर पावर देन भारत। जहां पे आपको डाटा सेंटर्स खोलने हैं, भारत के साथ आपकी बहुत रिलेशनशिप हो सकते हैं। जहां पे पॉपुलेशन आपकी बहुत ओवरवेलमिंग, पाकिस्तान तो कहता है 43% भैया भारतीय हैं वहां पे। आप सोचिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन, लोगों का अंदाजा है 20-25% है। और जयशंकर जी अबू धाबी जाने से पहले प्रेसिडेंट वहां का आया हुआ था यूएई का, भारत के अंदर वॉर से पहले। और अब क्यों? इस्लामाबाद की टाइमिंग आप समझ नहीं रहे। इस्लामाबाद टॉक्स हो रही हैं जहां पे वेस्ट एशिया को भी इन्वॉल्व नहीं किया गया, इसराइल को छोड़ो, वेस्ट एशिया को इन्वॉल्व नहीं किया, यूएई की स्पेसिफिक बात करो, उसको इन्वॉल्व नहीं किया। नुकसान यूएई का नहीं हुआ? यूएई का तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसके तो फ्यूचर पे भी सवाल है कि लोग वहां पे अब जाएंगे, घर लेंगे, होटल लेंगे, नहीं लेंगे, उसके ये तो इकोनॉमिक सवाल है। दूसरा सवाल उसके डिफेंस को लेके है कि हाउ डज इट इंश्योर इट्स ओन डिफेंस, कैन इट इंश्योर इट्स ओन डिफेंस? इसका क्या जवाब है? कैन इट इंश्योर इट्स ओन डिफेंस? इज इट सेफ? यूएस पे रिलायबल नहीं है, यूएस ही जाके अटैक करेगा ईरान पे या किसी देश पे। उन देशों को तो पता है अब हमें सिर्फ यूएई पे मिसाइल डालना है, वेस्ट एशिया पे मिसाइल डालना है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को रोक देना है, तो यूएई को डिफेंस करना है। डिफेंस कौन दे सकता है? चाइना पे तो ट्रस्ट किसी का नहीं है। किस पे ट्रस्ट है? जो देश के आपके नागरिक वहां पे वैसे ही रह रहे हैं, जिससे आपकी डीप इकोनॉमिक टाइज है, जिससे आपका 200 बिलियन का है एक फ्रेमवर्क के आपको जीडीपी, आपको ट्रेड वहां पे पहुंचाना है, उसी के तहत फॉरेन मिनिस्टर वहां पे हैं। तो कतार की विजिट जो कोई डिस्कस नहीं कर रहा, आपकी एनर्जी के लिए कितनी जरूरी है, और कतार की मजबूरी भी है, उसके पास उतना है नहीं, अब वो कितनों को देगा, किसको देगा, ये नेगोशिएट होना है। दूसरी तरफ यूएई, जिसको अपना पूरा, जैसे एज ए नेशन होता है ना, एक भी ह्यूमन को पूरा अपने आप को रिवैल्यूएट करना पड़ता है, एक बिजनेस को रिवैल्यूएट करना पड़ता है, नया करना पड़ता है, वैसे यूएई को अपने आप को पूरा रिवैल्यूएट करना पड़ रहा है। और उस रिवैल्यूएशन में, सिक्योरिटी में, डिफेंस में भारत का पीक रोल होने जा रहा है। सो निगाहें, मीडिया, जर्नलिस्ट सब इस्लामाबाद, जहां पे किसी को किसी से विश्वास नहीं, पर असल गेम कतर, जहां पे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो रही है। यूएई, जहां पे ऐसे विजिट्स हो रही हैं जैसे दो पड़ोसी एक दूसरे के घर में चीनी तक मांगने चले जाते हैं ना, वो तरह का रिश्ता हो रहा है। असल बेनिफिट तो इस जगह पे हो रहा है। जब ये सब धुआं हटेगा, जंग का फॉग हटेगा, तो आप पाएंगे भारत की पोजीशन कितनी यूनिक हो गई है वेस्ट एशिया में, यूरोप में, यूएस में, वर्ल्ड में। और यही जरूरी है फॉर इंडिया टू बिकम अ सुपर पावर।